अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर में लिखेंगे सबसे टॉप पे हेड में कौन होगा? सम्राट। सम्राट। उसको असिस्ट कौन करेगा? मिनिस्टर। इसको आमत्य कहा जाता था, जो इसको हेल्प करते थे। आमत्य लिखते जाना है आप लोग को। इसके बाद कुछ सेंट्रल ऑफिशियल होते थे, कुछ केंद्रीय पदाधिकारी, सेंट्रल ऑफिशियल। इसके बाद प्रोविंशियल, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशियल यानी प्रांतीय प्रशासन। और लास्ट लोकल बॉडी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल बॉडी। ये इसका पूरा हो जाएगा। यहां तक तो आपको पता ही है। एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे टॉप लेवल हेड कौन होंगे? सम्राट होंगे। उसको सहायता कौन करेंगे? आमत्य, उसके जो मंत्री वगैरह होंगे। लेकिन यहां से सवाल आपका बनता है कि कुछ ऑफिसर्स जो होते थे उसका नाम क्या क्या होता था। तो हेडिंग डाल दीजिए सेंट्रल ऑफिशियल्स। सेंट्रल ऑफिशियल्स, केंद्रीय अधिकारी। केंद्रीय अधिकारी। खा पी के आए हैं कि नहीं जी आप लोग? प्रतिहार। और महाप्रतिहार क्या होता था? ये कोर्ट ऑफिशियल्स होते थे, जो राजा के दरबार में जो होते थे, दरबारी अधिकारी जिसको बोलेंगे, कोर्ट ऑफिशियल्स। दरबारी अधिकारी। प्रतिहार या महाप्रतिहार। इसलिए देखिएगा यही शब्द बाद में देखो प्रतिहार नाम का बाद में बनेगा। और जब सामंतवाद का दौर रहेगा और आप लोग जब पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपल बैटल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल में, तो प्रतिहार वहां पे देखिए एगो मिलेगा, तो छोटे छोटे। तो ये दूसरा देखिएगा महासंधि विग्रहिक। महासंधि विग्रह, देखो कितना खतरनाक नाम है, महासंधि विग्रहिक। ये किस चीज का ऑफिशियल्स होते थे? ये मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस, युद्ध और शांति का मंत्री। मिनिस्टर ऑफ वार एंड PEACE, पीस। टुकड़ा वाला पीस नहीं, ये शांति वाला पीस है।
ये 1 पीस 2 पीस वाला नहीं, शांति, युद्ध और शांति का मंत्री। अगला लिख लीजिएगा दंडपाशिक। दंडपाशिक, नाम में ही दिख रहा है दंडपाशिक, कुछ ऐसा सी दंड देने वाला हो नहीं, तो ये क्या होंगे? अरे आज के तरह, आज में जिस तरह से होते हैं ना एसपी साहब, पुलिस अधीक्षक जिसको बोलते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स, पुलिस अधीक्षक, एसपी साहब जी, दंडपाशिक, दंडपाशिक, पुलिस सुपरिटेंडेंट्स। एक बड़ा खतरनाक संस्कृत में नाम है विनय स्थिति स्थापक। विनय स्थिति स्थापक, ये किस प्रकार के ऑफिसर्स होंगे? तो ये लग रहा है ना कि विनय यानी कुछ शांति उन्ति का, विनय अनुमति, इस तरह का नाम, तो ये धर्म से रिलेटेड होते थे। तो लिखिएगा ऑफिशियल्स ऑफ रिलीजियस मैटर्स, ऑफिशियल्स ऑफ रिलीजियस मैटर, धार्मिक मामले के अधिकारी। स्थिति स्थापक, विनय स्थिति, TSI नहीं, विनय, हाँ, विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामले के अधिकारी, ऑफिशियल्स ऑफ रिलीजियस मैटर्स। एक और अधिकारी थे कुमार आमत्य, कुमार आमत्य। आमत्य देखो मिनिस्टर जैसा लग रहा है ना, ये प्रोविंस के सबसे हेड ये ऑफिसर्स होते थे। तो लिखिएगा हाई ऑफिशियल एज लाइक IS, हाई ऑफिशियल्स, उच्चाधिकारी जिसको बोलेंगे, एज लाइक AIIAS, इस तरह के होते थे। अगला लिखिएगा महाबलाधिकृत, 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 लग रहा है ना बल उल लड़ाई झगड़ा का बात करेगा कुछ, महाबलाधिकार, महा बजरंग बली, बली ऐसे। अरे कमांडर होते थे, हेड ऑफ आर्मी जिसको कमांडर बोलोगे, हेड ऑफ आर्मी, कमांडर, सेनापति। एक और नाम लिखिएगा महापीलुपति, पीलू पड़तो रे, महापीलुपति, महापीलू। देहाती भाषा पे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाला में जो लास्ट सेक्शन है ना, एकदम ठेठ भाषा से पूछा जाता है। तो ठेठ उठ, यहाँ पीलू का मतलब होता है कीड़ा, बिहार में पिलुआ दे बोलते, पिलुआ पढ़ो। देहाती एकदम ठेठ ये लैंग्वेज है, अंग क्षेत्र में बड़ा काफी पॉपुलर में है ये पीलू। मतलब उसमें उस जमाने में हाथी होता था, ठीक है, पीलू। तो महापीलुपति, तो पीलू पति यानी कि ये हाथियों के जो कमांडर होते थे। तो ऐसे लिखोगे कमांडर इन चीफ ऑफ एलिफेंट, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ एलिफेंट, हाथियों का मुख्य सेनापति, हाथियों का मुख्य सेनापति। जो हाथी वाला आर्मी होता था ना, उसका हेड ऑफ आर्मी होता था। चलो, और एक घोड़ा वाला होगा। हाँ, तो घोड़ा वाला में था, ये बड़ा अच्छा उसका नाम है भट्टाश्वापति, भट्टाश्वापति,
अश्वापति, भट्टा अश्वापति लिख सकते हैं इसको। कमांडर इन चीफ ऑफ हॉर्स, कमांडर इन चीफ ऑफ हॉर्स, घोड़े का सेनापति, घोड़े का मुख्य सेनापति। ये सब जो फैक्ट हम लिखवा रहे हैं ना, ये बीपीएससी के लिए नहीं है। आगे कभी सपना देखना तो मेरा ख्याल है सपना देखो यार, पैसा नहीं लगता है उसमें, और दिन में देखो, रात में देखने से कुछ नहीं, सब देखता है। एपीजे अब्दुल कलाम का है बड़ा, सपना ऐसा देखो जो कि जगे हुआ और खुले आंखों से हो। सो कर तो सब लोग सपना देखता है। हाँ, तो यूपीएससी वगैरह सब करो, ये सब तो आप सेकेंड क्लास ऑफिसर बनोगे, एसडीएम एसडीएम, और डीएम के सामने तो कुछ नहीं, चों भी नहीं कर पाओगे। सर यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, इसके अलावा कुछ नहीं है यूपीएससी। चलो, अब ये ऑफिसर्स का नाम हो गया। इसको फ्लोइंग ऑफ द मैच वाला करवाता है आपको, इसको कर लेना है। उल्टा पुल्टा नाम दे देगा और बोलेगा कि इसको मैच करो। हो सकता है कि अगला बदल जाए, चेयरमैन कोई क्या नाम था पहले, इससे पहले वाला अतुल प्रसाद, वही आ जाए फिर से, तो हो सकता है कि बीपीएससी में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ये बहुत एलिगेशन इसके ऊपर लगा हुआ है, और सरकार ने खुद लगाया हुआ है, विजिलेंस डिपार्टमेंट बिहार के 9-9, 10-10 खतरनाक इस पे सेक्शन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो समन भी इशू किया हुआ है। चलो, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन। प्रोविन एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरफ लिखिएगा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ, और दूसरे तरफ लिखिएगा ऑफिशियल्स, अधिकारी। यानी कि प्रशासन का इकाई, हिंदी में प्रशासन का इकाई, और दूसरा डालिएगा उसके अधिकारी, और उसके नीचे लिखिए। सबसे ऊपर में जो होगा वो प्रोविंस होगा, यहां पे प्रोविंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रांत। इसी को कहा जाता था भुक्ति, भुक्ति, और इसके जो हेड होते थे भुक्ति, या तो प्रोविंस का प्रांत का प्रांत या भुक्ति, इसके हेड होते थे उपरीक या भोक्ता। भोक्ता, कुत्ता भोक्ता नहीं, भोक्ता, ये भोक्ता, भुक्ति का भोक्ता, या तो इसी को उपरीक कहा जाता था, उपरीक, ठीक है, ऑफिशियल्स का नाम होता था। पहला हो गया। दूसरा, इसके नीचे होते थे विषय, विषय, और ये जो विषय है अभी वर्तमान समय में एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होते थे, मतलब उस तरह उतना बड़ा तो होता नहीं था, मतलब उसी के तरह होते थे। और इसके जो ऑफिशियल्स होते थे उसको कहा जाता था विषय पति, विषय पति। इसके नीचे जो होता था विधि होता था, विधि को पेट भी कहा जाता था, विधि, और इसी को पेट भी बोलोगे। ये ग्रुप्स ऑफ विलेज होता था, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस लिखेंगे, ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांवों के समूह। विषयपति, विषय के प्रमुख को विषयपति, उसके नीचे होता था विधि या तो पेट,
और अभी के कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? अभी तो मतलब ब्लॉक कह सकते हो, ब्लॉक, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ब्लॉक एक बनाया जाता था ब्लॉक। अब तो उसको पंचायत में तोड़ दिया गया है। हाँ, प्रखंड जिसको बोल सकते हो, ब्लॉक या प्रखंड। और प्रखंड लेवल के ये होता था पद होता था, और इसके जो हेड होते थे उसको महत्तर कहा जाता था, महत्तर। और चौथा नंबर का जो इकाई था इससे सबसे नीचे वाला एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको कहा जाता था ग्राम, गांव जिसको बोला जाता है गांव, ग्राम। और ग्राम को ग्राम सभा भी आप कह सकते हो, ब्रैकेट करके ग्राम सभा लिख लो। और उसके हेड क्या क्या होते थे, तो ग्राम वाला में यहां लिखा देते हैं आपको। ग्राम समझ रहे हैं ना, एक तरह से विलेज की तरह, ठीक है। ग्राम सभा जिसको बोलोगे, आजकल तो 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम भी चलता है, वो ग्राम नहीं है, ग्राम सभा। और इसके हेड होते थे ग्रामीण या ग्रामीणी या ग्रामीण। इसी को अष्ट कुलाधिकारी भी बोला जाता था, अष्ट कुलाधिकारी। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। इसी को कुटुंबिन भी कहा जाता था, कुटुंबिन, कुटुंबिन। चलो, सीक्वेंस में जा रहा है, समझना जरूरी है, बहुत फैक्ट है ये, इस फैक्ट को याद करना है। हाँ। ग्राम सभा में ग्रामीण हो गए, इसके बाद क्या नाम हुआ, अष्टकुलाधिकारी और कुटुंबिन। ये सब ऑफिशियल्स होते थे, कहाँ के, ग्राम के होते थे। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या तो लोकल बॉडी, जिसको बोलोगे स्थानीय निकाय, लोकल या तो इसी को बॉडी बोलो, निकाय। इसके 2 पार्ट, एक हुआ ग्राम सभा और दूसरा होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल या म्युनिसिपैलिटी भी लिख सकते हो। म्युनिसिपैलिटी, नगर निकाय बोल सकते हो उसको। शहरों में स्थानीय बॉडी को कहा जाता है, म्युनिसिपैलिटी वाला लोग आया है। और ग्राम में हो गया तो अभी वर्तमान समय में ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके लिए लिस्ट 11 है कि 10 है, नहीं 11 12 है, सॉरी 12 है। और इसके लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 11-12 वाला अनुसूची वाला है। चलो ठीक है, इसके ऑफिसर्स तो नाम आपको बता ही दिया मैंने, क्या क्या, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामीण और कुटुंबिन। अब इधर वाला लिख लो, इधर तो आपको पता है इसके ऑफिशियल्स कौन कौन होते थे। जिस तरह से अभी मेयर होते हैं, मेयर, म्युनिसिपल में सबसे हेड कौन होते हैं, मेयर होते हैं। तो उस समय जो म्युनिसिपल के सबसे हेड होते थे, म्युनिसिपल हेड या तो टाउन हेड जिसको बोलोगे, उसको कहा जाता था पुरपाल। पुर मतलब एक टाउन होता था, जैसे संग्रामपुर या तो कौन कौन पुर होता है, लोधीपुर, और कौन कौन पुर, तारापुर, हाजीपुर, दानापुर, बगल में ही है, बुला गए थे। और कौन, हाँ, सुल्तानपुर, अरे किसान, छोड़ो, पुर मतलब समझ गए थे, पुर का मतलब एक टाउन की तरह होगा। और टाउन के जो उसको रक्षा करने वाले होंगे, सबसे हेड होंगे, उसको पुरपाल कहा जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे
हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या तो हेड ऑफ टाउन, दोनों में से एक चीज लिखो। नगर पालिका के प्रमुख, नगर के प्रमुख, हेड ऑफ टाउन या तो हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, क्या नाम होगा उसका? पुरपाल, या उसी को पुस्तपाल भी कहा जाता है, पुस्तपाल, पुस्तपाल, पुरपाल या पुस्तपाल। अच्छा, शहर में क्या क्या चीज होता है? और शहर में बिजनेस होगा, क्राफ्ट्समैन वहां पे रहते हैं, शिल्पकार लोग, यानी कि बिजनेस का क्षेत्र होता है नगर। तो नगर में बिजनेस का भी उसका यूनियन होगा, बिजनेस करने वाले, और यूनियन होगा, उसका हेड भी होगा। तो व्यापारियों के हेड को क्या कहा जाता था? हेड ऑफ बिजनेसमैन, उसको कहा जाता था सार्थवाह। नीचे लिखिएगा सार्थवाह, हेड ऑफ बिजनेस, गलत तो नहीं लिख दिए हैं, हेड ऑफ बिजनेसमैन, सार्थवाह, हिंदी में ऐसे सार्थवाह लिखिएगा, सार्थवाह। और एक होते थे, उसको कहा जाता था फर्स्ट कुलिक, प्रथम कुलिक, कुलिक। ये भी महत्वपूर्ण पद थे। जो क्राफ्ट्समैन होते थे ना, शिल्पकारी, जो शिल्पकार लोग जो होते थे, जैसे सोनार हो गया, बढ़ई हो गया, और भी जैसे कुम्हार हो गए, चर्मकार हो गए, ये सब शिल्पकार जातीय हुआ करता था। ये छोटे छोटे वस्तुओं को, जैसे घड़ा बनाने वाला, जैसे मिट्टी वाला बर्तन बनाता था कुम्हार, सोना चांदी वाला काम कौन करेगा? सोनार। लोहा वाला काम कौन करेगा? तो लोहा। चमड़ा उड़मा का कोई सामान बनाएगा तो चर्मकार। ये कार जहां पे लग गया वो शिल्पकार कास्ट होता था। क्राफ्ट, जो कपड़ा उपड़ा जो बनाता था, बुनकार, जिसको बुनकर बोलते हैं ना, बुनकार, तो ये सब। तो इस तरह जो क्राफ्ट्समैन होते, तो इसके भी एक यूनियन चलता था, और उसके हेड को कहा जाता था प्रथम कुलिक, तो हेड ऑफ क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन, शिल्पकारियों का प्रमुख, शिल्पकारों का प्रमुख। और एक और नया शब्द है जो कि आज बड़ा फेमस हो गया, एक कास्ट में तब्दील हो गया है। लाला जानते हैं? लाला, लाला को कायस्थ बोला जाता है। ये गुप्त काल की उपज है। कायस्थ मीन्स होता है क्लर्क, कायस्थ मीन्स होता है लिपिक। हाँ, नहीं, जो राज्य का दस्तावेज होता था ना, वो लोग मेंटेन करके रखते थे, खाताबाही। जो क्लर्क का, अब तो जो लेखक, जो लिपिकार होते थे, पहले कलम से लिखते थे, अब तो ये कंप्यूटर आ गया। अब जो क्लर्क की बहाली होता है, कंप्यूटर जो चलाता जानता है, उसको क्लर्क कहा जाता है। तो ये पद जो क्रिएट किया गया था, ये गुप्त काल का ही था, और यही पद जो एक लिपिकार का, एक क्लर्क का जो ग्रुप्स हुए, उसी को कायस्थ कम्युनिटी के रूप में कहा जाने लगा। और इसका कोई वर्ण व्यवस्था में कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट अवधारणा थी। तो वर्ण व्यवस्था में तो वो 4 वर्णों में अलग अलग कम्युनिटी हुआ करते थे पहले। ये इमर्जिंग कास्ट था, उभरने वाला, जिसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होता है ना, समय के साथ आता है, इसी तरह से ये इमर्जिंग कास्ट था। इसलिए संघर्ष करते रहे लाला जी कि हम कौन वर्ण में हैं। ये अपने आप को चुनौती भी देता रहा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कि भाई हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमको ब्राह्मण बना लो। बोले कि ये तो हमारे वेद में तो है ही नहीं, वैदिक अनुसार तुमको कहाँ से हम रखें। इसलिए तो ये बेचारे झूलते रहते हैं, दावा करेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण मानते नहीं है। तो ये तो लिखिएगा प्रथम कायस्थ, फर्स्ट कायस्थ, उसको लिख लीजिएगा हेड ऑफ कायस्थ, हेड ऑफ क्लर्क, हेड ऑफ क्लर्क, यानी कि लिपिक के मुखिया, लिपिक के प्रमुख। लिपिक समझते हैं ना? क्लर्क। अरे लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट नहीं, लेखक। जो लिपिकार, जो लिखने वाले होते थे, उसी को लिपिक कहा जाता था। और फिर उसका अंग्रेजों ने कर दिया क्लर्क।
क्या कि वो लोग कंप्यूटर चलाते थे, तो अब देखो बहाली जो कलर की होती है वो कंप्यूटर वगैरह सब चलाते हैं, तो वही फिल्मों में दिखाया जाता है। जब देखिएगा ये जो लाल लाल कपड़ा में रखते थे दस्तावेज, जमीन, मुंशी जी जिसको बोला जाता, मुंशी यही कायस्थ होते थे। तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री भी है। तो कायस्थ जहां लिखे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसका जान लीजिएगा। पहली बार किसी ग्रंथ में, लिटरेचर में कायस्थ नाम का, कायस्थ वर्ड का जब जिक्र होता है, कायस्थ वर्ड का, शब्द का जब उल्लेख होता है फर्स्ट टाइम, तो वो एक स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो लिखिएगा कायस्थ, हेडिंग में डाल दीजिए नीचे, कायस्थ, 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 और उसके नीचे लिखिएगा उसका ऐसे करके, एरो दे करके, फर्स्ट टाइम डिस्कशन ऑफ दिस वर्ड, फर्स्ट टाइम डिस्कशन ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का पहली बार चर्चा, डैश देके लिखिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। पहली बार चर्चा कहां मिलता है? याज्ञवल्क्य। और कास्ट के रूप में पहली बार चर्चा कहां मिलता है? कास्ट, कायस्थ कम्युनिटी, ओसनम स्मृति है, ओसनम स्मृति। तो लिखेंगे उसी में एरो दे करके, फर्स्ट टाइम डिस्कशन ऑफ कायस्थ कास्ट, फर्स्ट टाइम डिस्कशन ऑफ कायस्थ कास्ट, पहली बार कायस्थ जाति का चर्चा या उल्लेख, ओसनम स्मृति। फर्स्ट टाइम डिस्कशन ऑफ कायस्थ कास्ट, तो हमने ये बताया ओस नम स्मृति। हाँ, स्मृति मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी मतलब याद करने वाला चीज, मेमोराइज नहीं बोलता है कि मेमोरी। अरे मेमोरी कार्ड मोबाइल फोन में लगता है ना, मेमोरी कार्ड बोलता है कि कितना जीबी का तुम्हारा मेमोरी है, यानी कितना पावरफुल स्मृति कार्ड है, हिंदी में कहा जाता है स्मृति कार्ड। तो उसमें मेमोराइज करने के लिए कुछ नोट्स होते थे, किताब, साहित्य, जो कि कई चीजों को मिलाकर के स्मृति ग्रंथ लिखे जाते थे, उसको याद करना होता था। तो इसीलिए उसका नाम स्मृति ग्रंथ रख दिया गया कि उसको लिपि भी, स्मृति कई चीज याद रखने वाली चीजें होती थी, उसको नोट कर लिया जाता है, तो स्मृति ग्रंथ हो गया वो। हम लोग भी देखो जो मेन फैक्ट होता है उसके लिए सिनॉप्सिस बना लेते हैं ना, नोट करने के लिए, याद करना है, इसको रटना ही जरूरी है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आने वाला है सोसाइटी में। जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति एक विधि पर आधारित ग्रंथ था, साहित्य था, लॉ, उसमें के लॉ, और उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारा रेगुलेशन लगाया गया था कम्युनिटी के लोगों को, महिलाओं के पावर, शूद्रों का पावर, और क्या क्या उसको राइट्स है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीजें वहां पे बताए गए हैं। उसी प्रकार से याज्ञवल्क्य बृहस्पति स्मृति, स्मृति ग्रंथ, नारद स्मृति, कई प्रकार की स्मृतियां लिखी जाती थी। तो उसी प्रकार से एक है ओसनम स्मृति और एक है आपका याज्ञवल्क्य, जिसमें कायस्थ के बारे में बताया गया। समझ में आ गया? चलो ठीक। अब लिखिएगा थोड़ा सा पुलिस वगैरह क्या कैसा था, पुलिस हेडिंग डाल दीजिए, पुलिस, 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 हाँ पुलिस। तो ये पुलिस जो है, इसमें चाट और भाट के नाम से जाने जाते थे। पुलिस, एक तरफ लिखिएगा चाट, खाने वाला नहीं, दो तरीके से चाट खाया जाता है, एक ठेला पर, एक थप्पड़ से। नहीं, थप्पड़ वाले को कहता है एक चाटा मार देंगे, एक चाट मार देंगे, और दूसरा होता है कि चाट ठेला पर खाने वाला। और एक जो गुप्त काल में चाट था, ये पुलिस वाले के लिए कहा जाता था। अब इसमें से जो समझ लो आप लोग, जो अरे पुलिस लिखे हैं ना, एक चाट लिखे हैं और एक भाट लिखे हैं, चाट भाट, पुलिस के लिए ये शब्द आता था। तो जो जनरल पुलिस होते थे,
कई लोग मानते हैं कि आर्मी को शायद कहा जाता था, आर्मी को ये माना जाता था। और कुछ लोग मानते हैं कि पुलिस एम्प्लॉय जो होते थे, पुलिस एम्प्लॉय, पुलिस कर्मचारी, उसको भाट कहा जाता था। सभी पुलिस, जो पुलिस एक कम्युनिटी होता था उसको भाट कहा जाता था। और जनरल पुलिस, जो सामान्य पुलिस जो आर्मी की तरह होते थे, उसको चाट कहा जाता था। क्या हंस रहे हो तुम लोग, चाट खा रहे हो ज्यादा आजकल? हाँ, अरे जो भी लेता होगा। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, पुलिस एम्प्लॉय, इसको क्या कहा जाता था? भाट। चलिए, रिवेन्यू हेडिंग डाल दीजिए, रिवेन्यू। नहीं, सारे कर्मचारियों, जो पुलिस कर्मचारी वगैरह होता है ना, पूरा ऑल कम्युनिटी को कहा जाता था भाट। और जो पुलिस आर्मी टाइप का जो काम करेगा उसको कहा जाता था चाट। चलिए, रिवेन्यू में लिखिएगा क्या? रिवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, राज्य को कहां से इनकम हो रहा है। तो क्योंकि यहां पे फ्यूडल सिस्टम आ गया था, धीरे धीरे ट्रेड भी था, ट्रेड एंड कॉमर्स, लेकिन उसका डिक्लाइन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आप कह सकते हो कि मेन जो रेवेन्यू का सोर्स था वो एग्रीकल्चर से ही आता था। तो लिखिएगा उसमें रेवेन्यू में बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित एग्रीकल्चर। हो गया? कितना दर था कृषि का? टैक्स रेट, रेवेन्यू तो आपने बता दिया किस पे आधारित था, एग्रीकल्चर। इसको लिख दीजिए टैक्स रेट 1/6, 1/6। चलो, इसमें कुछ कर का नाम पता चलता है। जैसे एक कर है आपका, एक टैक्स है उद्रंग, उद्रंग या तो उसी को कहा जाता है भाग कर, उद्रंग या और भाग कर, ये टैक्स का नाम होता था। तो ये उद्रंग क्या होता था? तो उद्रंग एक प्रकार से लैंड रेवेन्यू टैक्स होता था। ऐसे डैश देके लिखिएगा, उद्रंग बराबर लैंड रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, उद्रंग। उसी प्रकार से एक होता था भोग, भोग बोलते ना, भोग लगा रहे हैं, तो भोग, तो भोग किस चीज का लगाया जाता है? अरे खाना पीना जो बनता है, सब्जी, फल, फ्रूट्स, ये सब जो होते हैं, इसको भोग लगाया जाता है। तो किसको भोग लगाया जाता है? भगवान को लगाया जाता है, कि ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भोग बने मतलब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, है ना। तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो किसको? राजा जी को चढ़ाएंगे, मतलब किंग जो उसमें के होंगे। तो क्या क्या चढ़ावा? दूध, डेली वेजेस वाला जो चीज होगा ना, डेली आप कह सकते हो उसको, आइटम्स की जो चीज होगी, जैसे सब्जी, फल, फ्रूट, ये डेली वाला चीज होता है, राजा को पहुंचा देना है। किसान होंगे पहुंचा देंगे, काहे कि वो सब्जी वब्जी तो खराब हो जाएगा, तो 5 दिन के बाद पहुंचाएगा तो बासी सब्जी खाएगा राजा, वो तो बढ़िया ताजा खाएगा, इसलिए उसको भोग कहा जाता था। भोग लग, भोग कर, तो भोग में लिखिएगा डेली आइटम्स, रोज प्रतिदिन का वस्तु, जैसे दैट इज, हाँ लिखो ना, तो अपने मन से लिखना है उसमें। फल,
फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, वेजिटेबल हो गया, दूध हो गया, मिल्क, ईटीसी। हाँ, नहीं समझ में आया। क्या क्लास नहीं हो रहा है? अच्छा, चलो। अब ये टैक्स कलेक्शन करेगा तो कोई अधिकारी तो होगा नहीं भाई, तो अधिकारी का नाम पूछा जाता है रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स। एक का नाम होता था ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण। सोच रहे होंगे कौन क्लास में हम पढ़ गए आज, इतना लिखवा रहे हैं। ध्रुवाधिकरण। और एक होता था, नाम बड़ा ही खतरनाक है इसका, महाछपटलिक। महा तो इसलिए तो लिखवा रहे हैं, याद करो। छपटलिक, अक्षपटलिक। ये टैक्स जो लिए जाते थे ना, ये दो तरीके से लिए जाते थे। एक होता था हिरण्य और दूसरा होता था मेय। हिरण्य, अब ये क्या है शब्द भाई कि क्या क्या लिखा रहे हो? दूसरा मेय। तो हिरण्य जो होता था वो होता था नगद, जिसको बोलते कैश टैक्स, यानी कि नगद में जो भुगतान होता था टैक्स, कैश टैक्स। और जो में मतलब होता था किसी कमोडिटीज में इसको लिया जाता था, यानी वस्तु कुछ सामान उमान में। नहीं हमारे पास पैसा है तो भाई क्या दे देंगे, तो चावल दे दें, गेहूं दे दें, या तो कुछ और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु दे दें, तो उसको कमोडिटीज यानी वस्तु कहा जाता था। कमोडिटीज। कमोडिटीज। हाँ, कैश टैक्स, नगद भुगतान जिसको बोलते हैं, नकद कर, नगद कर, और दूसरा कमोडिटीज, वस्तु वाला। वस्तु वाले को मेय कहा जाता था, मेय, और इसको हिरण्य कहा जाता था। चलो इकोनॉमिक लाइफ लिख लो, अब एडमिनिस्ट्रेटिव खत्म। इकोनॉमिक लाइफ, चलिए इकोनॉमिक लाइफ लिख लीजिए। तो क्या क्या हो सकता है इकोनॉमिक लाइफ इसमें? अरे एग्रीकल्चर पर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा बेस क्या होगा? एग्रीकल्चर ही होगा। दूसरा ट्रेड का कुछ होगा, तो ट्रेड भी था और एग्रीकल्चर भी था। तो एग्रीकल्चर वाला तो हमने पहले ही लिखा दिया, उसको कट्टी कर दीजिएगा। एग्रीकल्चर हमने लिखा ही दिया ना रेवेन्यू में सारा चीज। तो हम लोग ट्रेड करेंगे यहां पे मुख्य रूप से, ट्रेड। तो ट्रेड कैसा ट्रेड होगा यहां? इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल।
यानी बाहरी ट्रेड, और इंटरनल यानी आंतरिक व्यापार। तो इंटरनल ट्रेड का सेंटर क्या था इसका, और कहां कहां से इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। तो इसमें कुछ नाम लिख दीजिए आप। इंटरनल ट्रेड का सेंटर में कुछ नाम लिख दीजिए। जैसे क्या क्या नाम लिखिएगा। भरूच एक सेंटर, गुजरात में बंदरगाह भी होता था, पोर्ट भरूच, जिसको भरोच या भिरगु कक्ष भी कहा जाता था, भरूच। इसके बाद उज्जैन, पाटलिपुत्रा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, विदिशा। विदिशा, विदिशा समझ रहे हैं ना, क्या था वो विदिशा, उसका कैपिटल भी बनाया था ना शायद। चलो, विदिशा हो गया। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने कैपिटल बनाया था, शकों को पराजित करके। विदिशा को कैपिटल बनाया था उससे पहले पुष्यमित्र शुंग ने, नहीं। तो विदिशा हो गया, उज्जैन आपने लिख लिया, पाटलिपुत्र लिख लिया, मथुरा लिख लीजिए, वैशाली लिख लीजिए, मथुरा, वैशाली, ताम्रलिप्ति। ताम्र, ये बंगाल में पोर्ट हुआ करता था, और उसमें बंगाल को ताम्रलिप्ति ही कहा जाता था। ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति, ये बंगाल हो गया। इसको पुंडरू प्रदेश भी कहा जाता था, पुंडरू, ठीक है। पुंडरू उंडरू छोड़ दीजिए, बाद में हर्षवर्धन में लिखा देंगे ये चीज। इसके बाद लिखिएगा, मथुरा लिख लिए, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान वही पैठान जो कि सातवाहनों की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ सातवाहन, प्रतिष्ठान हो गया। इसके बाद लिख लीजिएगा अहिछत्र। अहिछत्र किसकी राजधानी थी, शायद पंचाल, पंचाल का शायद राजधानी होगा, अहिछत्र। और एक लिख लीजिएगा कौशाम्बी, ETC कर दीजिए, कौशाम्बी, अहिछत्र, अहिछत्र। पोर्ट कुछ का नाम लिख, अच्छा इस साइड वाला कहां से ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, कुछ कंट्री का नाम लिखिए। कंबोज, यही कंबोज कंपूचिया बना, फिर बाद में कंबोडिया बन गया। कंबोडिया में देखो कितना बड़ा मंदिर है वैष्णव, भगवान विष्णु। कंबोडिया का टेंपल क्या है, उसका नाम है, अरे क्या बड़ा अच्छा नाम था, भूल गए। कंबोडिया में था अंकोरवाट, अंकोरवाट का एक जमाने में सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। हाँ, कंपूचिया या कंबोज लिखो, कंबोज। जब कंबोज पहुंच गए तो उसी जगह मलाया, जिसको कि मलाय प्रायद्वीप में कई देश आते थे, सिंगापुर वगैरह सब आता था उसी में। अब वो मलाया से बन गया मलेशिया, तो मलाया। हाँ, इसके बाद लिखिएगा इथोपिया, देखो अफ्रीका चले जाओ। अरे इथोपिया से हाथी के दांत का ट्रेड होता था, टीथ ऑफ एलिफेंट, ब्रैकेट कर दो, टीथ ऑफ एलिफेंट, हाथी का दांत, इथोपिया से होता था। इसके बाद रोम, रोम तो पता ही, रोमन एम्पायर। चंपा, ये भागलपुर वाला चंपा नहीं, चंपा आपका उधर ही मलाया प्रायद्वीप की तरफ है, शैलेंद्र वंशी शासक वहां पे होते थे, नॉर्थ ईस्ट वाला चंपा। चंपा हो गया। जावा, इंडोनेशिया का द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, बर्नियो, बर्नियो को अभी ब्रुनई कहा जाता है, बर्नियो द्वीप, अभी भी तो बर्निया ही कहा जाता है, बर्नियो। जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, बर्नियो हो गया, बाली, बाली इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है, बाली।
श्याम, श्याम, थाईलैंड को श्याम कहा जाता था, श्याम, थाईलैंड। वर्मा, वर्मा को आजकल म्यांमार कहा जाता है, वर्मा, म्यांमार, इटीसी। ये सब ट्रेड पॉइंट होता था, वहां से खरीद बिक्री करते थे, ठीक है। तो इंटरनल वाला तो पता ही है कि आपका सड़क मार्ग से जाएगा, बैलगाड़ी वोटगाड़ी से व्यापार करेगा, लेकिन बाहर वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो पोर्ट से ही आपका ट्रेड होगा। तो पोर्ट लिख लो। तो पोर्ट में दो प्रकार के पोर्ट होंगे, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। पोर्ट एक ईस्टर्न यानी पूरब की ओर और एक वेस्टर्न। तो यहां पे एक मात्र डालिएगा ताम्र लिप्ति, बंगाल वाला, और यहां पे डालिए भरूच, बस। सिक्का बड़ा महत्वपूर्ण है, लिखिए सिक्का, क्वाइन, क्वाइंस, सिक्का। कौन कौन सा सिक्का चलता था? यहां तीनों प्रकार का सिक्का मिलेगा, गोल्ड का भी मिलेगा, सिल्वर भी मिलेगा और कॉपर भी मिलेगा। तो गोल्ड को दिनार कहा जाता था, इसको रूपक या तो रुपयक, रुपयक, इसी से रुपया बना है, इसको मासक कहा जाता था, मासक, ठीक है। और दिनार जो गोल्ड कॉइन्स है, समुद्रगुप्त ने जारी किया था। टोटल कितने टाइप का? 6 टाइप का। समुद्रगुप्त मिंटेड 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। समुद्रगुप्त मिंटेड या हैड मिंटेड भी लिख सकते हो, हैड मिंटेड 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सोने के सिक्के ढलवाए थे। समुद्रगुप्त कितने प्रकार के? और अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा गुप्त सिक्कों का ढेर पाया गया है बयाना, राजस्थान में। तो लिखिएगा बयाना, हेडिंग डाल दीजिए बयाना, ब्रैकेट कर दीजिएगा राजस्थान। तो यहां पे नीचे ऐसे करके लिखिएगा, ए होर्ड ऑफ कॉइन्स हैज बीन फाउंड इन बयाना। ए होर्ड, होर्ड का मतलब ढेर होता है। ए होर्ड ऑफ कॉइन्स हैज बीन फाउंड इन बयाना। बयाना से सिक्कों का क्या प्राप्त हुआ है? ढेर प्राप्त हुआ है। बयाना राजस्थान से गुप्त सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। मतलब कई, एक ही जगह पर कई प्रकार के सिक्के। अब साइंस, लिटरेचर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख लीजिए। भूख लग गया है, तुरंत भूख लग गया। अभी आधा घंटा का क्लास है, टाइम पे 2.5 घंटा का क्लास है आपका। बोलो तो कहानी वहानी सुनाते हैं यार, वैसे कैसे करते हो? देखो, इतिहास अपने आप में एक बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हाँ, और अब बोरिंग, अब ये बताओ, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते थे, और मेरा हिंदी वाला नोट्स देखोगे थोड़ा हम डिटेल किए हुए हैं इसका, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसाइज करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पता है? मनु महाराज की वजह से। ये यहाँ पे फैक्ट पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, और फैक्ट में ये सब चीज़ आपका एकदम वीवीआई है। यदि आप देखोगे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पीवाईक्यू पलट करके, और पीवाईक्यू वाला एक सबसे जो एक्युमुलेटेड आप कह सकते हैं कि ग्रंथ कहें स्टूडेंट के लिए घटना चक्र का, उसमें सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या तो आईएएस का हो, सब एक ही जगह पे क्वेश्चन को क्या कर लिया है, संग्रहित करके उसको व्याख्या